नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा पॉलिटिकल मिरर। रोज की तरह मैं बात पॉलिटिक्स पे ही करूंगा और उससे पहले मैं अपना मेन वीडियो चालू करूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और यदि आपको इसका कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नमस्कार। राजनीति में आज वर्तमान में भारतीय राजनीति में दो तीन मुद्दे हैं जो काफी प्रखर रूप से डिस्कस हो रहे हैं और बार बार उठ के आते हैं। एक तो जिसमें फिलहाल तो दिल्ली के चुनाव है, जहां पर काफी फियरस फाइट चल रही है बिटवीन बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस भी कहीं उसको त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है। इसके बारे में मैं कल डिस्कस किया था और आज भी आपसे इसके बारे में बात करता रहूंगा। उसके बाद दूसरा जो मुद्दा है वो अभी फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, और जिसमें ट्रूडो जो कनाडा के प्रधानमंत्री थे उनको रिजाइन करना पड़ गया था। और लोग इसे मान रहे हैं कि ये मोदी की जीत है और मोदी का कारनामा है, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एक एक के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मोदी विरोधी लोगों को निपटाया जा रहा है, जिसमें पहला नंबर बाइडेन का था और दूसरा ट्रूडो का था। तीसरा नंबर लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में मोहम्मद यूनुस है उनको भी निपटा दिया जाएगा। मोहम्मद यूनुस एक बहुत ही खतरनाक नेता है और उनको क्योंकि भारत का एकदम पड़ोसी देश है, तो उनको टैकल करना भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर बात तो होती है महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, कि वहाँ दल बदल होगा कि नहीं होगा, और फिर एक बिहार में नीतीश कुमार के बारे में बातचीत चलती है। लेकिन आज मैं बात करूंगा कैसे बीजेपी बजट सत्र के पहले अपनी 272 सीटें और एनडीए 300 पार करने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये बात डिस्कशन होता है मीडिया पर, तो सबसे पहले बात आती है महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र में मैं आपसे कई बार डिस्कशन कर चुका हूँ। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एक है जिसके कि नौ नौ एमपी है, और दूसरी शिवसेना यूबीटी उसके भी 8 एमपी है। तो कुल मिलाकर ये नहीं, 7 यूबीटी के हैं और 8 एनसीपी के हैं, 15 एमपी है। तो 15 एमपी, इसमें दो तरह की बातें हो सकती है। या तो पहले आप बात कर लेते हैं एनसीपी की। एनसीपी में शरद पवार कोशिश कर रहे हैं और उनका जो एक और एकमात्र उद्देश्य है वो केवल अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित भविष्य ढूंढना है। अब व्यापारिक उनके जो इंटरेस्ट है उनकी मैंने बात की थी, लेकिन अभी फिलहाल जैसा कि गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे के साथ हुआ, वो चाहे चुनाव हारती है चाहे जीतती है, लेकिन वो मिनिस्टर या एक इम्पोर्टेंट पोस्ट में हो जाती है, बजाय इसके कि वो मोदी जी जैसे नेता के एक नारे के खिलाफ स्टेटमेंट देती है। तो ये कहीं ना कहीं एक डील रही होगी मुंडे परिवार और बीजेपी की में, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में। जैसे डील की मैं बात करता हूँ तो शायद एक डील और भी है जो शायद मैं ये डील कोई ऑफिशियल डील नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि जो शायद नरेंद्र मोदी और बाला साहब ठाकरे के बीच में हुई थी, और उसमें उन्होंने शायद उनको अश्योरेंस दी थी कि वो उनके बच्चों का यानी उद्धव ठाकरे का और आदित्य ठाकरे का ख्याल रखेंगे। और शायद यही कारण है कि सिंह राजपूत के केस में, या फिर उसकी जो ईशा जो उसकी सेक्रेटरी थी उसकी हत्या में, केस ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाया बनस्पत इसके की भी सरकार बदल गई। अगर मोदी जी शायद चाहते तो फिर इसको परस्यू कर सकती थी बीजेपी और बीजेपी सरकार वहां पर। लेकिन शायद वो कहीं अंडरस्टैंडिंग है, और ऐसी एक और अंडरस्टैंडिंग जैसे तो सूत्र बताते हैं वो शायद नरेंद्र मोदी एंड कंपनी और आरजेडी के बीच में है कि वो लालू को गिरफ्तार नहीं करेंगे। गिरफ्तार मतलब लालू की बेल कैंसिल नहीं करवाएंगे। अन्यथा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक साधारण अपराधी यदि कोई है वो इतने लंबे समय तक बेल पर रह सके, जिसको सजा कई केसों में, मल्टीपल केसेस में जिसको सजा हो चुकी है। खैर, तो बात डील्स की करते हैं। तो अब शरद पवार एक बीजेपी से डील करना चाहते हैं या एनडीए से डील करना चाहते हैं, तो उनके पास दो चॉइसेस हैं। या तो वो अपनी पार्टी को अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के साथ में विलय कर दे, और चूंकि उनके पास चुनाव चिन्ह भी है, पार्टी का नाम भी है, तो वो पुरानी एनसीपी हो जाएगी। और उसके फिर 9 एमपी हो जाएंगे, तो उसमें आसानी से एक सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। जहां तक सुप्रिया सुले का सवाल है, अब शायद शरद पवार इस बात को मान चुके हैं कि सुप्रिया सुले राज्य की राजनीति में नेतृत्व नहीं कर सकती है, और उसमें उतना कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस नहीं है, और शायद उसकी इतनी एम्बिशन भी नहीं है। तो उसको केंद्र में रहना है, दिल्ली में रहना, और
किसी न किसी तरह वो लोग संसद के सदस्य बनी रहे, और फिर अगर अ, हो सके तो उसको कोई एक अच्छा सा मंत्री पद मिल जाए। तो ये एक शरद पवार का एम है, और इसके लिए वो जैसे मैंने कहा कि एक तो या तो वो एनसीपी कर दे, या फिर उतने आठों के आठों जो लोकसभा सदस्य हैं उनको, या फिर जो एक आध राज्यसभा में, उनको बीजेपी में उनकी पार्टी को बीजेपी में मर्ज कर दे। लेकिन बीजेपी में मर्ज तो शायद हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, बीजेपी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, फिर भी क्योंकि शरद पवार से इतनी दुश्मनी शायद बीजेपी की नहीं है। हालांकि उन्होंने जो फडणवीस और अजीत पवार ने 2019 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और जो बिट्रेल किया था, पर फिर भी राजनीति में एक लंबे या दूसरे लाभ के लिए ऐसी छोटी बातों को नकारा जा सकता है। तो हो सकता है कि एनसीपी बीजेपी में मर्ज हो जाए, और उस समय क्योंकि अगर वो अपनी एनसीपी को अजीत पवार के एनसीपी के साथ मर्ज करते हैं, तो फिर एक तरह से उनकी बेटी को का बॉस अजीत पवार हो जाएगा, और वो शायद वो नहीं चाहेंगे। एक बड़ा बॉस नरेंद्र मोदी, अमित शाह या योगी को बॉस मानना उनके लिए एक सुविधाजनक होगा सुप्रिया सूले के लिए, बनिस्पत इसके कि अजीत पवार को बॉस माने। हालांकि फैमिली के अंदर इमोशनली कार्ड खेला जाएगा और कोशिश की जाएगी कि वो एनसीपी में शामिल हो। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि या तो, और अगर ऐसा दोनों ही कुछ करने में शरद पवार असफल रहे, तो उनके जो एमपी है फुटकर, जो 8 एमपी हैं, वो हो सकता है बीजेपी में शामिल हो जाए। तो किसी भी तरह बीजेपी में ही शामिल होने के ज्यादा चांसेस हैं। एनडीए में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा, पर राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और विशेषकर शरद के बारे पवार के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। खैर, तो ये तो शरद पवार की बात हो गई। अब उद्धव ठाकरे की बात है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना कौन, निश्चित रूप से उसमें भी वही एक बात है, या तो होलसेल डील होगी, नौ के नौ पूरी की पूरी पार्टी मिल जाए उसमें बीजेपी या मेन शिवसेना में, या फिर उनके छिटक कर जो एमपी हैं वो बीजेपी या शिवसेना में मिल जाए। उस समय में उद्धव ठाकरे का जरूर इस समय आकलन किया जा रहा होगा। और इसी के सिलसिले में जो संजय राउत ने बीजेपी की और नरेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की थी, लेकिन बाद में जब उनकी ट्रोलिंग हुई तो वो पलट गए। तो शिवसेना में स्ट्रेटेजी की कमी है, और अगर संजय राउत जिस पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट हों, उसका भविष्य आप सोच सकते हैं क्या होगा। उन्होंने 2.5 साल में पार्टी को किस तरह से धूल दूसरित कर दिया। और अब विधानसभा रिजल्ट के बाद तो वो हिंदुओं की नहीं, मुस्लिमों की पार्टी हो गई, क्योंकि अब जनाब उद्धव ठाकरे कहलाने लगे, जबकि उनके पिताजी हिंदू हृदय सम्राट कहलाते थे। तो वहां पे भी होलसेल डील होगी या फिर रिटेल डील होगी, ये एक देखने वाला है। और लेकिन टाइम इसमें ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि जो बहुत एनसीपी के जो सदस्य हैं, लोकसभा सांसद सदस्य, और जो बीजेपी जो शिवसेना के सदस्य हैं, उनका धैर्य कब तक रहेगा, मतलब कब तक वो पेशेंस को रहेंगे, और कब तक शरद पवार और उद्धव ठाकरे उनको बांध के रख सकेंगे, ये बहुत लंबा समय नहीं है। तो जल्दी ही ऐसा कुछ होने वाला है। और अगर ये 15 सदस्य बीजेपी में शिफ्ट होते हैं, तो बीजेपी की जो संख्या है वो पहुंच जाएगी 255। अब 72 का आंकड़ा पाने के लिए एक तो छुटमुट दलों को कोशिश करेगी अपने में मिलाने की। और एक खबर ये भी आ रही है कि रामविलास पासवान की जो चिराग पासवान की पार्टी है, वो भी शायद बीजेपी में विलय कर जाए, क्योंकि उनको शायद इसी कंडीशन, जो गुप्त रूप से कोई समझौता हुआ होगा, इसी कंडीशन पर उनको एक मंत्री पद दिया गया है, जो कि फार्मूले में नहीं बैठता। उनके 5 ही सदस्य हैं। ये पकड़ के 260 तक पहुंचते हैं। बाकी 12 का आंकड़ा जो है, उसमें जो कोचिंग की जाएगी, उसके लिए समाजवादी पार्टी, जो तीसरी सबसे लंबी बड़ी पार्टी है लोकसभा में, और जिसके 37 सदस्य हैं, इन 37 सदस्यों में से अब चूंकि जो उसमें से गैर यादव परिवार, गैर अखिलेश यादव परिवार के सदस्य हैं, उनमें भी एक बेचैनी की स्थिति है, क्योंकि जो भी कुछ पार्टी में आगे बढ़ने के चांसेस है, मैं इसको लाभ पाने की बात नहीं करता हूँ, जो आगे बढ़ने के चांसेस हैं वो केवल परिवार के 8-10 लोगों के लिए ही है। बाकी लोगों के लिए, बाकी यादवों के लिए कुछ नहीं, यहाँ तक कि कईयों को तो टिकट भी नहीं मिलता है उन्हें। तो उनमें भी एक बेचैनी की स्थिति है। और जिस तरह से आक्रामक और रूप से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, और अब कुंभ का मेला आ रहा है,
तो उनकी ये बेचैनी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं उनके छिटकने की भी आशंका बनती है। और जैसा मैंने पिछले लोकसभा में कहा कि अगर 12 या 15 एसपी के विधायक, एसपी के सांसद रिजाइन कर दें, अगर दो टू थर्ड का आंकड़ा नहीं आता है तो रिजाइन कर दें, तो वो आसानी से जीत के वापस आ सकते हैं विद दिस कंडीशन, जैसा कि बीजेपी या बीजेपी ने लोकसभा में किया था पिछली बार। सांसदों को, एसपी सांसदों को रिजाइन करवाया था और बाद में अपने टिकट पे उन्होंने वापस से राज्यसभा में भेज दिया। तो ऐसा हो सकता है। और जैसा मैंने पिछली बार भी कहा कि अगला चुनाव परिसीमन के बाद होगा, तो उत्तर प्रदेश में 80 से बढ़कर कहीं 105 110 तक सीटें हो जाएंगी, तो फिर उससे इन लोगों को उस चुनाव में भी एडजस्ट किया जा सकता है और मंत्री पद आदि का लोभ या कुछ और बार्गेनिंग किया जा सकता है। तो अगली पोचिंग जो होगी, जो अगला ऑपरेशन लोटस होगा, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर होगा और इसके चलते फिर बीजेपी का 272 का आंकड़ा हो जाएगा और एनडीए 300 के पार हो जाएगा। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, उन्होंने फिर से कह दिया है कि वो नहीं छोड़ के जाने वाले। और जैसा मैंने कहा भी कि जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहते हैं तो वो बीजेपी को ब्लैकमेल करते हैं या वो डिक्टेटिंग टर्म्स में होते हैं, और जब वो लालू यादव के साथ होते हैं तो उनको लालू यादव ब्लैकमेल करते हैं और बॉस लालू यादव या तेजस्वी यादव रहते हैं। तो कन्वीनियंट पोजीशन में नीतीश कुमार हैं और अब वो अपने जीवन काल या राजनीतिक जीवन के एक अंतिम चरण में पहुंच गए, अंतिम आयुष में है, तो उनको अब मेरे ख्याल से नहीं लगता है। और जो एक सबसे बड़े एडवोकेट थे लल्लन सिंह, आरजेडी के साथ मिलने के लिए, जो अध्यक्ष भी थे जेडीयू के, उन्होंने भी अब स्ट्रांगली प्रो हिंदू और प्रो बीजेपी स्टैंड ले लिया, तो उनका अब कुछ चांसेस नहीं है। चंद्रबाबू नायडू, इनकी सारी राष्ट्रीय एम्बिशंस तो सब कुछ खत्म हो गई है, एज भी उनके पक्ष में नहीं है। उनका छोटा मोटा एम जो है वो केवल अपने बेटे को एस्टेब्लिश करना है, और बेटा मेरे ख्याल से उनका इतना इंटरेस्टेड भी नहीं है और एम्बिशियस भी नहीं है। और शायद कॉम्पिटेंस के बारे में मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं उसके बारे में ज़्यादा अध्ययन नहीं किया। तो वहाँ पर जो पवन कल्याण है, अल्टीमेटली इस टर्म के बाद शायद पवन कल्याण एक्सपेंड कर जाएंगे। हो सकता है उनकी पार्टी बीजेपी में विलय कर ले, और हो सकता है बीजेपी टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी तीनों ही मिल जाएं और एक बड़ा पार्टी बने, बड़ी बीजेपी के रूप में वहाँ पे लोकल बीजेपी के रूप में उभरे और वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट बने। तो न नीतीश कुमार जाने वाले हैं, न चंद्रबाबू नायडू जाने वाले हैं। और अब तो जो होगा वो प्लस ही होगा एनडीए और बीजेपी के साथ में। कब होगा, इसको लिए आपको और हमको इंतजार करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम।